नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास का 187 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले 70वीं बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं बीपीएससी और बीपीएससी टीचर के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आगे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। साथ ही नवीनतम खोजे के अनुसार जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो संत कबीर नगर जिले के लहौरा देव से मिला है। ध्यान से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोनों। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसमें से किसे जो है कैल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था, तो समानता जो है लाल रंग का उपयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इस काल में क्या है कि लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो देख लीजिए। ए दिया गया है पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि नगर नियोजन है। क्या है? नगर नियोजन। और इसमें नगर नियोजन नहीं है तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, ये सब भी आपकी विशेषता था, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कि वहाँ पर आपके पक्की ईंट से निर्मित इमारतें थे, सुनियोजित वास्तुकला था, उन्नत व्यापार वाणिज्य था, है ना। ये सब याद रखिएगा। साथ ही एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार व अन्नागार प्राप्त हुआ था। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये बोला जाता है मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को। और लोथल वर्तमान में किस देश में है, तो भारत में है। भारत के गुजरात राज्य में है। और आपको ध्यान रखना है कि बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है और इसकी खुदाई एस.आर. राव ने की थी। एस.आर. राव ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। अगर पूछेगा कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी किनारे लोथल स्थित है। और आपको ध्यान रखना है कहीं कहीं पर बंदरगाह नहीं लिखेगा, लिख देगा गोदीबाड़ा। तो ध्यान रखिएगा, गोदीबाड़ा बोलेगा या बंदरगाह बोले तो आपको आंसर क्या लगाना है, लोथल लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है, तो देख लीजिए। इसमें आपको याद रखना है कि लोथल जो है गुजरात में है। लोथल आपके गुजरात में है, जो कालीबंगा आपके राजस्थान में है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, तो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, यह सिंपल नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए,
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ था। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी के लोगों को नहीं पता था? अच्छा पॉइंट है कि कौन सा जो जानवर है सिंधु घाटी के लोग जो है उसे नहीं जानते थे। तो देख लीजिए, हाथी को जानते थे, हाथी को जानते थे, बैल को जानते थे, जबकि घोड़ा, इसका साक्ष्य जो है ना एक ही जगह से मिला है, केवल सुतकोड़दा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी इसे सी माना है। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नीचे आइए, जो आपके सिंधु घाटी के लोग हैं बैल से परिचित थे, भेड़, भैंसा, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊँट, इन सभी से आपके प्रचलित थे। ध्यान से इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आर.एस. शर्मा तथा डॉक्टर रोमिला थापर ने कहा है कि सुरकोटदा से प्राप्त अवशेष घोड़े के हैं या नहीं, इसका निश्चित प्रमाण देना संभव नहीं है। इसलिए माना जा सकता है कि सिंधु घाटी सप्ताह के लोग घोड़े की जानकारी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि जो सुरकोटदा में आपके हड्डी मिला है उसे देख के अनुमान सही नहीं लगाया गया, इसीलिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है गांधार शैली और मथुरा शैली, गांधार शैली और मथुरा शैली। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो किसके समय में फली फूली थी? तो कुषाणों के समय में, कुषाणों के समय में। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना जो है किस शासक के द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? वीवीआई पॉइंट है, किस अभिलेख में जो है कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो कलिंग विजय है इसका उल्लेख 13वें बृहद शिलालेख में है, 13वें बृहद शिलालेख में है। तो इसमें कोई भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो कलिंग का युद्ध है कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से एक बार इसे पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्म कथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। आपसे सिंपल पूछ सकता है कि जो हाथी गुफा अभिलेख है ये कहाँ पर मिला है? तो उदयगिरी की पहाड़ी पर मिला है, उदयगिरी की पहाड़ी पर मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? टेराकोटा मतलब मट्टी होता है, तो मट्टी का हल जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है बनावली से। कहाँ से? बनावली से। आप पूछेगा कि बनावली किस राज्य में है? तो हरियाणा में है, हरियाणा में आपके बनावली है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो आप सभी को पता है कालीबंगा से, और जो कालीबंगा आपके राजस्थान राज्य में है। ठीक है, अगला पॉइंट चलिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन आपके संबंधित नहीं थे? तो देख लीजिए, आर.डी. बनर्जी संबंधित है, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स संबंधित थे, जबकि बी.ए. स्मिथ आपके संबंधित नहीं थे।
बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। नवपाषाणकालीन स्थल, उसके बाद है कि इन नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान, जो स्थल है वो आपके किस राज्य में है। तो पहला आपके है उतनूर। पहला कौन है? उतनूर। जो उतनूर है वो आपके तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। चिरांद बिहार में है। उसके बाद है गुफकराल, ये कहाँ पर है? तो गुफकराल आपके कश्मीर में है। पायमपल्ली ये आपके तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैच किया गया है। अगला पॉइंट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। महाजनपद और महाजनपदों की राजधानी, जो मल है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो मल की राजधानी है कुशीनारा। कहाँ पर है? कुशीनारा। जो अंग है इसकी राजधानी चंपा है। गांधार तहसीला, वश की आपके कौशाम्बी है। वश की आपके कौशाम्बी है। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपके दिया गया है मल का कुशीनारा, अंग की चंपा, गंधार तहसीला, वश कौशाम्बी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुस्नी नदी के तट पर लड़ा गया है। जो परुस्नी है इसे वर्तमान में रावी नदी बोला जाता है। वर्तमान में इसे रावी नदी बोला जाता है। अगला है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर जो है प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? बहुत ही अच्छा सवाल है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो कौन करता था? राजगृह करता था। ठीक है, राजगृह। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इसका देखिए कोई तिथि नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो आपको ध्यान रखना है मगध बोला जाता था। तो ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। उसके बाद है अनर्त, महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। ठीक है, अगला है कि 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? तो रुद्र दामन के द्वारा करवाया गया था। रुद्र दामन के द्वारा करवाया गया था, और इसकी जानकारी जो है जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अगला पॉइंट है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो आपको ध्यान रखना है गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः आपके सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। यहाँ पर पढ़ लीजिए। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कुल आपके 10 मंडल हैं। जो 9वां मंडल के सभी 144 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजबंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी आप देखे हैं
तो आपको याद रखना है सोम और इस पेय का नामकृत देवता को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र आपके जो है ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और जो गायत्री मंत्र है इसके रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में आपके वर्णित है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक के द्वारा किया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वर्तमान में वैशाली जिला में स्थित है, वैशाली जिला में स्थित है। और आपको याद रखना है कि जन्म कब हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चटक की बहन थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और आपको याद रखना है कि इनका संबंध जो है जातरक क्षत्रिय कुल से इनका संबंध था, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर याद रखिएगा कि कुछ आपके जो प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक है उनमें जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में बताया गया है। अभी देखिए हाल ही में हम पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी 12th का, तो उसमें 540 ही दिया गया, 540 ही दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा। अगला है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ, तो पावापुरी में हुआ। पावापुरी कहाँ पर है, तो बिहार में स्थित है। और आपको याद रखना है जो महावीर स्वामी हैं इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की अवस्था में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर होता है, ठीक है। जो आपके पावापुरी और राजगृह के बीच में लगभग 10 किलोमीटर का अंतर है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो आपको याद रखना है जो आपके भगवान महावीर प्रथम है, इनके जो पहले शिष्य थे इनके दामाद जमाली थे, इनके दामाद जमाली थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व कहलाता है, 14 पूर्व कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करता है, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, ठीक है। इसमें याद रखना है कि जो हीनयान है ये आपके बुद्ध भगवान के प्रतीक का पूजा करते हैं, जबकि महायान बुद्ध भगवान की मूर्ति बना के पूजा करते हैं। ये पूछा गया था बीपीएससी असिस्टेंट में। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। बहुत ही अच्छा सवाल है। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है बौद्ध धर्म में उपदेश। अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो आप सभी को पता चल गया होगा, सारनाथ। सारनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण है ये आपके कुशीनगर में हुआ। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, इन्हें मृत्यु कहाँ पर होता है, तो कुशीनगर में होता है। पहला उपदेश ये सारनाथ में देते हैं। और आपको याद रखना उसके बाद कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली, कौशल राज्य में अपना उपदेश देते हैं। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक आपके जो उपदेश है ये सर्वाधिक समय कहाँ बिताते हैं, तो कौशल राज्य में आपके बिताते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि जो प्रसेनजीत है ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। और आपको याद रखना है कि जो आपके गौतम बुद्ध है इनकी मृत्यु जो है सूअर के मांस खाने के कारण क्या होता है कि रक्त अतिसार हो जाता है, उसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कब होती है, तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बौद्ध धर्म में इसे क्या बोला जाता है, तो महापरिनिर्वाण बोला जाता है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। अगला है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक
किसकी धार्मिक, ध्यान रखिएगा, धार्मिक पुस्तक है। तो धार्मिक पुस्तक बोल रहा तो हो जाएगा बौद्ध धर्म का। किसका हो जाएगा? बौद्ध धर्म का। ठीक है। जो आपके त्रिपिटक बुक कौन कौन है? तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। आपसे अगर इसके बारे में पूछना होगा कि विनय पिटक में क्या लिखा गया है, तो संघ संबंधी नियम लिखा गया है, जबकि सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश का वर्णन किया गया है, और जो अभिधम्म पिटक है इसमें बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर देख लीजिए। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसमें से कौन सी जो बात है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता ये भी समान है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी समान है, जबकि आत्मदमन ये आपके समान नहीं है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है मध्यम मार्ग अपनाता है, जबकि जैन धर्म जो है आत्मदमन, कठोर आत्मदमन पर विश्वास करता है। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो किस पीढ़ी का है? तो देखिए कहीं पर आपके 5वीं पीढ़ी लिखेगा और कहीं पर आपके 6वीं पीढ़ी लिखता है, तो जो आपके आंसर दे दे, ठीक है, उस समय जो ऑप्शन देगा उसके साथ में आप लोग जाइएगा। यहाँ पर इसे आप लोग पढ़ भी सकते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो आजीविकों के द्वारा किया गया है। आजीविकों के द्वारा किया गया है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो मखली गोसाल थे। मखली गोसाल थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। जो पाटलिपुत्र है इसके संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है अजात शत्रु थे। अजात शत्रु थे। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया नहीं है। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिए। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग, नंदवंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना अजातशत्रु के द्वारा किया गया था और राजधानी ट्रांसफर उदयन के द्वारा किया गया था। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो आपको जानकारी लग गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र को कौन बसाया था? ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो देखिए यहाँ पर संस्थापक कौन था? वो आपके संस्थापक था अजातशत्रु, लेकिन बसाया कौन था? इसे उदयन आपके बसाया था। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो ताम्रपाषाण युगीन स्थल और कौन सा नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर देख लीजिए। आप क्या है अहाड़, जो अहाड़ है वो याद रखिएगा बनास नदी किनारे स्थित है राजस्थान में। कायथा, जो कायथा आपका है वो आपके काली सिंध नदी किनारे स्थित है। स्वालदा ताप्ती नदी किनारे स्थित है। मालवा नर्मदा नदी किनारे स्थित है। मालवा जो है नर्मदा नदी किनारे स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए
कि आहार जो है बनास नदी, कैथा काली सिंध नदी, स्वाल्दा ताप्ती नदी, मालवा नर्मदा नदी किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर पढ़ लीजिए। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? वैशाली में जो गणतंत्र है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सरप्रमुख थे। लिच्छवी जो है बज्जी संघ में सरप्रमुख थे, इंपॉर्टेंट थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। जो मगध है इसका प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर था? तो प्रारंभिक आपकी राजगिरी गिरिब्रज में था। राजगिरी गिरिब्रज में था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसके चिकित्सक थे जीवक। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो हर्यक वंश है। कौन सा वंश? हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। अगर पूछा जाएगा कि पितृहंता किसे बोला जाता है तो अजातशत्रु को बोला जाता है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? किसके द्वारा किया गया है? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया है। कब पढ़ा गया? तो 1837 में। एक पॉइंट यहाँ पर और देखिएगा कि वर्ष 1915 में मस्की कहाँ है? कर्नाटक में। तो मस्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि अशोक जो है नाम किस अभिलेख से मिलता है या किस लेख से मिलता है? तो मस्की अभिलेख से मिलता है जो कर्नाटक में है। कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो किसकी आपकी कहानी है? तो कार्तिकेय की है। किसकी है? कार्तिकेय की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? जो मेगास्थनीज है इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है ना, इंडिका है। पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस, आर्ने सिक्रेटस, अरस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। जो बृहद संहिता है इसके लेखक कौन है? तो बराह मिहिर हैं। मुस्का मसा इसके लेखक हैं अतुला। राजतरंगिणी सबको पता है, कलहन। उसके बाद है कि विक्रमांक देवचरित्र इसके लेखक कौन है? बिल्हन है। इसे कौन है? बिल्हन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है। इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन है? अभी आप देख चुके हैं, मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेलुकस निकेटर का दूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किस अभिलेख में
रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो कौन सा अभिलेख में वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। जूनागढ़ अभिलेख। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज में बनाया है? तो ये बनाया गया है पल्लव के द्वारा और बनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। बनाया गया है पल्लव वंश के द्वारा तमिलनाडु राज्य में। इसे पढ़ लीजिए कि कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिएगा। लेखक है और आपके पुस्तक है। जो कौटिल्य हैं इनका बुक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र है। और आपको याद रखना है जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध राजनीतिक से है। पाणिनि इसका बुक का नाम है अष्टाध्यायी। उसके बाद है कि कामंदक इसके लेखक हैं। नीतिसार बुक लिखा गया है। कालिदास के द्वारा कुमार संभव लिखा गया है। कालिदास के द्वारा कुमार संभव लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कौटिल्य, अर्थशास्त्र, पाणिनि, अष्टाध्यायी, कामंदक, नीतिसार, कालिदास, कुमार संभव लिखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इसमें से किसका जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का था। किसका था? खारवेल का था। आपसे पूछा जाएगा कि जो खारवेल है इसका संबंध किस वंश से है? तो इसका संबंध चेदी वंश से है और बीपीएससी इसके बारे में एक बार पूछ भी चुका है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसे याद रखिएगा। एक बार पढ़ लीजिए कि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि जो हाथी गुफा में जो अभिलेख मिला है ना वो किस भाषा में है? तो आपको याद रखना है प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो देख लीजिए महामेघ वाहन वंश और चेदी वंश। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया होगा। चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन नाम व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था। ठीक है, तो ध्यान से आपको याद रखना है। और पूछेगा कि जो आपके कलिंग राज है चेदी वंश, कलिंग में चेदी वंश, इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो खारवेल था। कौन था? खारवेल था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। अगला पॉइंट है, अच्छा एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि इसे पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, कि इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। और पूछेगा कि जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसका लेखक कौन है? तो बताइएगा हरिसेन। कौन है? हरिसेन इसका लेखक है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया थे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, तो किसके द्वारा पराजित किया गया है? तो स्कंद गुप्त के द्वारा, स्कंद गुप्त के द्वारा पराजित किया गया है। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि बोला जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। चीनी यात्री सुन गयुन ने भारत की यात्रा की थी, तो 515 ईस्वी से 520 के बीच में। कब किया था? एग्जैक्ट 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो आपको याद रखना है ह से हर्षवर्धन और ह से
ह्वेनसांग। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन के समय ही सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की थी। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और काहे के लिए आया था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित आपकी शिक्षा लेने के लिए आया था और इसके द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम है सी यू की। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है, राजतरंगिणी है। क्या है? जो कल्हन का बुक है उसका नाम है राजतरंगिणी। जो राजतरंगिणी बुक है इसके बारे में याद रखिएगा कि इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। और यहाँ पर आगे पढ़िएगा कि कल्हन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्हन ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। तो सिंपल याद रखना है, चाणक्य, जो चाणक्य हैं इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया अर्थशास्त्र, जो जिसका संबंध है राजनीतिक शास्त्र, जिसका संबंध है। अगला है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो उदंतपुर शिक्षा केंद्र है ये किस राज्य में है? बहुत इजी भी है। तो बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में है। आपसे सवाल पूछेगा कि बिहार में कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि बिहार के जो है भागलपुर में है। एक बार पढ़ लीजिए कि उदंतपुर, जिसे उदानपुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। गोपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नानदेव थे। नानदेव थे। अगर बोला जाएगा कि कर्नाट वंश के महान योद्धा कौन थे, तो बोलिएगा नानदेव। इनके द्वारा राजधानी सिमरावगढ़ बनाया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि मिथिला का स्वर्ण युग बोला जाता है कर्नाट वंश को। ठीक है। अगला है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? जो कर्नाट वंश है इसका अंतिम शासक है हरि सिंह। कौन है? हरि सिंह। संस्थापक कौन था? तो नानदेव थे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। ये पूछ सकता है ये सवाल, ये पॉइंट, कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? मतलब दिखने लगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से समाज में दिखने लगता है? तो धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का अभिभाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख करता है। एक है निर्वसित और एक है अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अस्पृश्य मतलब कि छुआछूत माने जाते थे। ठीक है। यहाँ पर आप समझिएगा ध्यान से कि जो सारा ये पॉइंट लिखा गया है सारे के सारे 12th क्लास का है। किस क्लास का है? 12th क्लास का। तो अगर आप लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा तो भाई लोग, आप लोग भाई या जो भी हैं सुन रहे हैं, समझ गए आप लोग, तो आप लोग कम से कम तो 9th से 12th तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर आप इतना कर लीजिएगा तो आपका बीपीएससी क्लियर है। जो बीपीएससी एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट करवाता है, टीचर, बीपीएससी जो भी, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप इतना नहीं करते हैं तो आपका जो है ना कभी 2 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 1 नंबर से छूटता रहेगा। ठीक है। तो एक बार आप लोग ध्यान से 9 से 12 तक आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में जो है जो बौद्ध सभा हुआ तो कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था?
कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। और पहला कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है, पहला हुआ था राजगृह, दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडल वन में। ठीक है, इसे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की। तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो कनिष्क हो जाएगा। ये 2020 में पूछा गया है और ये पूछा गया था आपके 2005 में पूछा गया था। ठीक है, 2005 में पूछा गया था। अगला ये कि अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया। तो आपके राजगीर में किया गया। कहाँ पर किया गया, राजगीर, जिसे बोलते हैं राजगीर। और दूसरा कहाँ पर हुआ था भाई, तो दूसरा आपके हुआ था वैशाली में, तीसरा आपके हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर में। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, अच्छा पॉइंट है ये। जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी तो राजगीर में। उसी प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। ठीक है, आंसर नहीं बदलता है, क्वेश्चन बदलता है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई, तो कहाँ पर हुआ, राजगीर में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना, मतलब इसे मैच करना है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से। जो प्रतीक है, देखिए जो जन्म है, जन्म का क्या प्रतीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा नहीं, लोकेशन पूछा है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो जन्म आपके हुआ है लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ है, लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ है। प्रथम प्रवचन, प्रथम उपदेश सारनाथ में। और इनका निर्धन कहाँ पर हो गया, कुशीनगर में हो गया है। ठीक है, कुशीनगर में हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। अगला कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो कहाँ हुआ था, सिंपल होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, हाँ एक पॉइंट आप समझिएगा कि इसे जो है वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल माना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है और अच्छा है ना। आपको याद होगा कि हीनयान और महायान का विभाजन कब हुआ, चौथी बौद्ध संगति में। चौथा बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। उस समय शासक कौन थे, तो कनिष्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे घुमा के पूछा गया है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वैशाली में थी, वैशाली में थे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, जबकि जैन धर्म के भगवती सूत्र में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है, तो गुप्त काल में इसकी स्थापना किया गया है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो आपको याद रखना है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को बिहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक
गुप्त शासकों ने भी इस बिहार को दान दिए हैं। इतना ध्यान से आपको याद रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? जो मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि नीचे दो वक्तव्य दिया गया है, तो इसे देख लीजिए। कथन ए है और कथन आर है, ये दोनों को ध्यान से आप पढ़ लीजिए। कथन ए में बोला गया है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, तो बिल्कुल ठीक है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। लेकिन देखिए, जो पतन हुआ था वो आपके बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण हुआ था, ठीक है, ना कि राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होने के कारण। तो दोनों तो सही तो है, दोनों आपके सही है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। मगध की राजधानी कौन सी थी? जो मगध है इसकी राजधानी गिरिब्रज भी थी और आपकी पाटलिपुत्र भी थी। यहाँ पर बताया नहीं है कि पहले कौन थी, बाद की कौन थी, तो इसे जो है बाहर कर दिया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसे आप लोग एक बार पढ़ भी सकते हैं, पढ़ लीजिए एक बार इसे। देखिए, मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो कौन हो जाएगा? तो राजगिरी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में आपका नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश किया। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल आपके 9 राजा होते हैं, उनका नाम आप देख लीजिए। और आपको याद रखना है कि जो 9वां राजा है उनका नाम है धनानंद, उनका नाम है धनानंद। जो धनानंद है इन्हीं के दरबार में चाणक्य रहते थे, ठीक है। अगला है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो विशाखदत्त है। कौन है? विशाखदत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो वह विशाखदत्त है, इसे पढ़ लीजिए। और जो विशाखदत्त का बुक है मुद्रा राक्षस, उसमें आपके जिक्र किया गया है और बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्या है? क्षुद्र है। क्या है? क्षुद्र है, ठीक है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? जो मुद्रा राक्षस बुक है उसके लेखक हैं विशाखदत्त। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। कौन था? घनानंद था, ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था?
तो लकड़ी से बना हुआ था। पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान पटना में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था लकड़ी से बना है, और पटना के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार में आपके जो लकड़ी का महल है इसका साक्ष्य मिला है। बोधिसत्व पद्ममणि की पेंटिंग स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र के अजंता में स्थित है, महाराष्ट्र के अजंता में स्थित है। और साथ ही आपको ध्यान रखना, इसे चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है, सुरक्षित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। यह बिहार के बांका जिले में स्थित है, तो गलत है, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम के द्वारा किया गया था, ये आपके गलत है, गोपाल प्रथम के द्वारा नहीं किया गया था। राजा धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, बिल्कुल ठीक है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। 3 और 4 आपका ठीक है, 1 और 2 आपके गलत है। आपसे पूछा गया है गलत कथन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा है 2023 में 69वें बीपीएससी में। ठीक है। ये भागलपुर से 38 किलोमीटर आपके दूर है। ठीक है, लेकिन भागलपुर ज़िला में ही है। अगला पॉइंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ये आपके 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो अभी आपने देखा धर्मपाल, ये पूछा 1999 में। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त किया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा। इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है कि दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की। जो कलिंग विजय है अशोक कब करता है? 261 बीसी में करता है, आज के उड़ीसा। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि अभिलेख, जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कौन से अभिलेख में इसकी जानकारी मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसमें से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग सम्मिलित है, जबकि श्रीलंका सम्मिलित नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी, याद रखिएगा ताम्रपर्णी को आज श्रीलंका बोला जाता है, श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये राज्य आपसे पूछा जा सकता है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? आपको पता है कि टोटल आपके 4 बौद्ध सभा हुआ, तो तीसरा जो बौद्ध सभा है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में होता है।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मोगलीपुतस इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो कौन सी भाषा आपकी प्रयुक्त की गई है? तो प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। यहाँ पर समझिएगा कि अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेख से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान आपका है सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौनगढ़, इरगुडी, सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी ना होकर खरोष्टी, VVI पॉइंट है, पूछेगा कि खरोष्टी लिपि कहाँ से मिला है? तो सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा से। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखी गई एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपि में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी? ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है, ये पेज है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए पेज है। दाहिने से बाईं की ओर कौन सी लिपि लिखी गई जाती थी? तो आपको याद रखना है खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आइए कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, उस स्तंभ का नाम क्या है? तो ये भब्रू का स्तंभ है। ठीक है, ये भब्रू का स्तंभ है। इसमें अशोक स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताता है। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपको याद रखना है प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया, तो किसके द्वारा पढ़ा गया है? ये जो 12th का किताब है उसमें लिखा गया है, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया है। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया है। और कब पढ़ा गया है? तो 1837 में पढ़ा गया है। तो 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। किसे? तो जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ध्यान रखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखिए अर्थशास्त्र किताब देखने से लगेगा कि इकोनॉमी का किताब है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें राजनीतिक नीतियाँ के बारे में लिखा गया है। तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौटिल्य जिसे चाणक्य बोला जाता है। अगला पॉइंट है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो उसी को उलट दिया है, तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के साथ विदेश नीति पर भी आधारित है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसे आप लोग रोक के वीडियो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो इसमें ध्यान रखना है कि एकाम्बरेश्वरार की मंदिर जो है ये कांचीपुरम में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल है? किस राज्य में जो है
भीमबेटका स्थल है? तो सिंपल सवाल है, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। देखिए, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, तो ये हो जाएगा आपका गलत, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ह्वेनसांग एक चीनी भिक्षु है जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया, ये भी आपका हो जाएगा गलत। जो पहला पॉइंट है ये ठीक है, दोनों में ठीक है, जबकि दूसरा पॉइंट है ये आपकी गलत है, ठीक है। तो पूछ रहा कि सही कौन है, इसमें कोई भी आपके सही नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप ध्यान से यहाँ पर पढ़ लीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री था, उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आता है, तो क्या बताइएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगर आपसे पूछेगा ह्वेनसांग, तो आप लोग बताइएगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, केवल हर्ष लिखा गया है, यहाँ पर देखिए केवल हर्ष लिखा गया, हर्षवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? अच्छा सवाल है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो किसके दरबार में आया था? तो आपको ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित करता है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद में विभाजित करता है। साथ ही याद रखना है कि ये बताता है कि भारत में दास प्रथा आपके प्रचलित नहीं है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो मेगास्थनीज की इंडिका नामक बुक में किया गया है। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? तो महेंद्र वर्मन, जो आपके महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया है, मत विलास प्रहसन बुक लिखा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो मत विलास प्रहसन है महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखा गया है। अमुक्त माल्याद कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया है। सम्रांग गण सूत्रधार राजा भोज के द्वारा लिखा गया है। मान सोल्लास सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी किसने लिखी है? तो इसके लेखक के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिपल्स है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा है। एक अनाम मतलब उसका नाम उसमें लिखा गया नहीं है। इसने भारत से आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो आपके स्रोत है इंडिका। कौन सा है? इंडिका है, ठीक है। और जो इंडिका है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में उज्जैन नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है, ठीक है।
अगला पॉइंट है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो किसके द्वारा किया गया है, तो बिम कडफिसेस के द्वारा किया गया है। प्रघोत कहाँ का राजा था, तो अवंती का राजा था। आज के मध्य प्रदेश में स्थित है अवंती। हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था, तो प्रकाश वर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। प्रघोत कहाँ का राजा था, तो आपको पता है अवंती का। अगला पॉइंट है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था, तो किसके द्वारा करवाया गया था, तो राज प्रथम के द्वारा। वीवीआई पॉइंट है, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया, तो राज प्रथम के द्वारा करवाया गया है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है, तो भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश के किस वंश ने भारत पर राज किया, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो शुंग वंश के बाद आपके कण्व वंश के द्वारा भारत पर राज किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है जो शुंग वंश है उसका अंतिम राजा कौन था, तो देवभूति था। जबकि जो कण्व वंश है इसके संस्थापक कौन है, तो वासुदेव इसके संस्थापक हैं। वासुदेव इसके संस्थापक हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया गया है। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उनकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। तो आपको ध्यान रखना है किसकी हत्या करता है, तो रामगुप्त की हत्या कौन कर देता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय कर देता है, और उसकी पत्नी जो है ना ध्रुव देवी से विवाह भी कर लेता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये विशेषता है गुप्त काल की। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच और कैम्बे, इन चारों का होता था। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है इससे आपके एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देश से व्यापार होता था। जबकि पश्चिम भारत के जो बंदरगाह है भड़ौच, इससे पश्चिमी देशों के साथ आपके व्यापार होता था। साथ ही कल्याण और कैम्बे से भी आपके व्यापार होता था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने सबसे अधिक जो है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये दिया गया था गुप्त वंश के द्वारा। गुप्त वंश के द्वारा गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग था। उपज का छठा भाग था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त वंश की अत्यधिक देन थी।
इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? पहली बार किसके द्वारा बताया गया था? तो पहली बार जो है आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। आर्यभट्ट के द्वारा पहली बार बताया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए कोई भी जाने नहीं जाते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि सुश्रुत को शैल चिकित्सा का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वैदिक कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। ठीक है, सौमिला गुप्तकालीन नाटककार थे। जितना ऑप्शन दिया गया है सबको हैंडल कर लिया गया। उसके बाद देखिए आगे, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में जो है इसका सही उत्तर ए माना है। चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ जो है 275 एडी श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मानकाल प्रायः 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं, क्योंकि जो बीपीएससी है इसे सुश्रुत ही माना था। ठीक है, लेकिन गलत माना गया था। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? जो वर्धन राजवंश है इसकी स्थापना पुष्पभूति के द्वारा किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो मथुरा था। मथुरा आज के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कविबान निवासी था, तो कविबान कहाँ का निवासी था? तो पाटलिपुत्र का निवासी था। पाटलिपुत्र का निवासी था। और ध्यान रखिएगा कि वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो कब किया लगभग? तो इसमें जो दिया गया है तो कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए। चीनी यात्री जो इत्सिंग है 671 या 672 ईस्वी में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 693 से 94 के लगभग सुमात्रा होते हुए वह चीन लौट आपके जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? VVI पॉइंट है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कुमारगुप्त प्रथम है। कुमारगुप्त प्रथम है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे तो मुसलमान थे। कौन थे? मुसलमान। ठीक है, इसमें याद रखिएगा नाम बख्तियार खिलजी का। किसका? बख्तियार खिलजी का। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो जावा सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो आपके बालपुत्र देव हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत के निर्माण में सहयोगी थे, तो चंदेल थे। चंदेल। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चेर, चोल, पांडे का हुआ था, जबकि कदम का नहीं हुआ था। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था?
तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वरानम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्र का प्रमुख बड़ा केंद्र था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सिंपल बात है, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। अगला पॉइंट है, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भास हैं। कौन है? भास। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि किराता जुनिये पुस्तक के लेखक कौन है? किरातार जुनिये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भारवी। इसके लेखक हैं भारवी। इसका उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो संगम साहित्य, जातक कहानियाँ आपके बोलता है, जबकि मिलिंद पन्हो आपके मौन है। तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यमन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्षचरित जो पुस्तक है ये आपके बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? जो चोल वंश है इसका संस्थापक है विजय आलय। कौन है? विजय आलय। VVI पॉइंट है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो इस अभिलेख के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्व शासन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, चोल था। कौन था? चोल। अभी देख चुके हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं। गोपुरम। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो इसमें ध्यान रखना है बौद्ध धर्म का था। बौद्ध धर्म का। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश है। तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया तो अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? तो शिवाजी के राज प्रबंधन में सहायता करती थी। 2020 में पूछा गया है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो शिवाजी के द्वारा किया गया था। फिर से रिपीट होता है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी तो मराठा प्रशासन में थी। मराठा प्रशासन में थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर्थ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अंतिम मौर्य सम्राट था तो बृहदर्थ था। इसे घुमा के पूछा गया है। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जंभिक ग्राम। क्या उसका नाम है? जंभिक ग्राम। ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंभिक ग्राम के समीप
रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, फलता वह कैबलिन कहलाए। क्या कहलाए? कैबलिन कहलाते हैं। अंग जनपद की राजधानी थी तो चंपा था। कहाँ पर था? चंपा। वर्तमान आपके भागलपुर और मुंगेर जिले के अंतर्गत आता है। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी, कल्हन के द्वारा राजतरंगिणी बुक लिखा गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखिए कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई, तो किसके द्वारा शीशे का सिक्का जारी किया गया था? तो सातवाहनों के द्वारा जारी किया गया था। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया है? इस तथ्य में जो है किसके द्वारा विश्वास किया गया है? तो रोमिला थापर के द्वारा किया गया है। रोमिला थापर के द्वारा किया गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था, तो आप सभी को पता है कौन है? हरिसेन है। कौन है? हरिसेन। और हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का, ठीक है, जिसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो भारत और जावा कला का, भारत और जावा कला का। ये आपके बीपीएससी सीडीपी में पूछा गया था 2022 में। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था, 15 वर्ष की आयु में। वराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो खारबेल के द्वारा, खारबेल के द्वारा। इसका संबंध चेदी वंश से है, आपको कितना बार बता चुके हैं। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू होता है? तो कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाट वंश के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, इसके संस्थापक नानदेव हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है, तो कर लीजिए। जो चरक हैं, एक क्या चिकित्सक हैं, उसके बाद है ब्रह्मगुप्त, ये क्या है? तो एक गणितज्ञ हैं। वराहमिहिर ज्योतिष हैं। विशाख दत्त नाटककार हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर देख लीजिए, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, वराहमिहिर ज्योतिष, विशाख दत्त नाटककार। नेक्स्ट है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था कामनंदक के द्वारा, कामनंदक के द्वारा। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये भेजा गया था आपके समुद्रगुप्त के पास। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के पास भेजा गया था। 2023 में पूछा गया था। देख लीजिए यहाँ पर, मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा। समुद्रगुप्त ने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी है। तो प्राचीन भारत से संबंधित जितना भी सवाल बीपीएससी सीडीपीओ के द्वारा पूछा गया था, उसे डिस्कस कर लिया गया है। ये आपके पार्ट 2 था, है ना। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगे जो भी वीडियो आएगा, इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास आएगा, उसके बाद मॉडर्न आएगा, तो सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसका PDF टेलीग्राम पर आज अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।